सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम शिक्षा को और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्जाम शिक्षा। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड, यानी ब्लड क्या होता है। ब्लड को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ब्लड को पूरा ब्लड जो है 2-3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे ब्लड चैप्टर को। तो आज हम ब्लड की जो है बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड। तो ब्लड का जो अध्ययन होता है वो सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहा जाता है, यानी सेरोलॉजी भी कहते हैं और हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। अब प्राकृतिक कोलाइड का मतलब क्या होता है? ऐसे कण जिनको छानने पे मतलब पूर्ण रूप से वो छनते नहीं है। दूध देख लेते हैं, दूध को छानेंगे तो उसमें कुछ मलाई निकल आती है ना, तो उसको उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं। तो ब्लड को आप अगर छानेंगे तो पूर्ण रूप से वो छनेगा नहीं, इसलिए क्या बोला जाएगा उसको? प्राकृतिक। ब्लड क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड है। फिर हम बात कर लेते हैं ब्लड क्या है, ब्लड किस प्रकार का ऊतक है। तो ब्लड एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है? जो ऊतक चैप्टर था, टिश्यू चैप्टर था, उसमें हमने बता रखा था कि जो है संयोजी टिश्यूज क्या होते हैं, कनेक्टिंग टिश्यूज क्या होते हैं। ऐसे टिश्यू, ऐसे ऊतक जो पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं, यानी कि जोड़ के रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग टिश्यूज, यानी कि संयोजी ऊतक कहते हैं। तो ब्लड क्या करता है? पूरी बॉडी में ब्लड दौड़ता रहता है, यानी पूरी बॉडी को क्या करके रखता है? जोड़ के रखता है। संयोज करके रखता है, यानी कि कनेक्ट करके रखता है, इसलिए उसको कहते हैं संयोजी ऊतक। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो ब्लड का पीएच मान जो है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। और जब कोई भी किसी भी चीज का पीएच मान 7 से ऊपर होता है तो वो बेस कहलाता है। अगर 7 से नीचे है तो वो एसिड कहलाता है। और अगर पीएच मान 7 है तो वो क्या हो जाता है? उदासीन, यानी न्यूट्रल हो जाता है। तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, इसलिए वो क्या होता है? क्षार होता है। अब हम बात कर लेते हैं, जो मेल होते हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है? तो बताया जाता है 5 से 6 लीटर। ठीक है, पर मेल की अगर हम बात करते हैं, मेल्स की, तो उसमें जो है ब्लड होता है 5.5 लीटर, यानी कि 5.5 लीटर। और जो फीमेल्स होती है उनमें होता है 5 लीटर। अब ये बताइए कि मेल में 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर क्यों होता है? तो लोग इसका अलग अलग रीजन देते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग रीजन देते रहते हैं। पर होता क्या है कि फीमेल्स में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है? एचबी की मात्रा कम होती है, इसलिए जो है फीमेल्स में ब्लड की मात्रा भी कितनी कम होती है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है। तो ब्लड का निर्माण तो वैसे तो वयस्कों में, जो जैसे कि हम लोग हैं, युवा लोग हैं, या जिस बच्चे का जन्म हो गया उसके बाद, जन्म के बाद की बात करते हैं, तो बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, हड्डी के अंदर जो है बोन मैरो होता है, वो जालीनुमा संरचना होती है जहाँ पे ब्लड का निर्माण होता है। वो तो बात हो गई कहाँ की? वयस्कों की। ठीक है, वयस्क में ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वो चाहे 1 महीने का हो या 9 महीने का हो, बच्चे का जब तक जन्म नहीं होता है उसको हम भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूणावस्था में बच्चे की हड्डियां क्या होती हैं? जब बच्चे का निर्माण हो रहा होता है, प्रारंभिक अवस्था में बच्चे में हड्डियां नहीं होती हैं। फिर लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते, यानी 9 मंथ तक पहुंचते पहुंचते बच्चों में हड्डियों का विकास हो जाता है। पर वो हड्डियां इतनी मुलायम होती हैं कि उनमें ब्लड का निर्माण नहीं होता है। तो भ्रूणावस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। अगर कोई पूछे कि ब्लड का निर्माण भ्रूणावस्था में कहाँ पे होता है, तो लीवर में। और वयस्कों में कहाँ पे होता है? तो बोन मैरो में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ब्लड स्टोर कहाँ होता है। तो किसी से पूछो ब्लड कहाँ स्टोर रहता है, तो बताएंगे हृदय में। अगर हृदय में ब्लड स्टोर हो गया तो हार्ट अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो
हृदय में ब्लड स्टोर नहीं रहता है, कहाँ पे रहता है? अमाशय, जिसको क्या बताया था हमने, उदर गुहा। अमाशय का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्प्लीन, स्प्लीन बोलते हैं और प्लीहा बोलते हैं। उसमें जो है अमाशय में प्लीहा नामक स्थान पे यानी स्प्लीन नामक स्थान पे जो है ब्लड का स्टोरेज होता है, और यहाँ पे स्टोरेज भी होता है, और ये WBC की कब्र भी बोली जाती है, ये अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं। तो कहाँ पे स्टोर रहता है? अगर कोई पूछता है ब्लड कहाँ स्टोर रहता है, तो ब्लड स्टोर रहता है प्लीहा में, यानी कि स्प्लीन में। फिर हम बात कर लेते हैं स्प्लीन। अभी हमने बताया कि इसके 2 कार्य होते हैं, ठीक है? इसके कितने कार्य होते हैं? इसके 2 कार्य होते हैं। तो सबसे पहला कार्य, इसको ब्लड बैंक कहा जाता है। अब ब्लड बैंक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पे ब्लड का स्टोर होता है। हार्ट में ब्लड का स्टोर नहीं होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। कहाँ पे होता है? स्प्लीन में होता है, ठीक है? तो स्प्लीन क्या है? ब्लड बैंक भी है, यानी ये ब्लड को क्या करती है? इकट्ठा करती है। दूसरा, ये गिरियार्ड बोला जाता है, यानी कि कब्र। ये अगर WBC में लाइसोसोम नहीं होता, जो WBC होता है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, या कार्पेल्स बोला जाता है, सेल्स भी बोला जाता है, उसमें क्या होता है कि लाइसोसोम नहीं होता है, और लाइसोसोम जिस कोशिका में नहीं होगा, तो अगर कोशिका नष्ट हुई तो वो वहीं पे पड़ी पड़ी सड़ती रहेगी, ठीक है? तो ब्लड जो होता है वो कहाँ पे आ जाता है? स्प्लीन में आ जाता है। स्प्लीन क्या करता है? उसको नष्ट कर देता है। तो एक प्रकार से ये ब्लड बैंक भी हो गया और गिरियार्ड भी हो गया, यानी कि ब्लड का कब्र भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल की। तो ब्लड में कितनी कोलेस्ट्रॉल होनी चाहिए? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने से क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वो चिपचिपा पदार्थ होता है और ब्लड को धड़कने, हार्ट को धड़कने नहीं देगा, ठीक है? तो इसके कारण क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ब्लड में कितनी कोलेस्ट्रॉल होनी चाहिए? तो 200 ग्राम डेसीलीटर प्रति डेसीलीटर, ठीक है? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होनी चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन की, क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। एक तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। जिस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा मान लीजिए अधिक है, तो उसमें आयरन की मात्रा कितनी होगी? अधिक होगी। जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, उसमें आयरन की मात्रा कितनी होगी? कम होगी। तो मेल में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 14 GM, यानी 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। प्रति डेसीलीटर में कितना होना चाहिए? 14 ग्राम, यानी 14 ग्राम। और फीमेल्स में होता है कितना? 13 ग्राम। इसीलिए देखिए, मेल्स की जो बॉडी होती है वो ज्यादा मजबूत होती है, ताकतवर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा है, और हीमोग्लोबिन अगर ज्यादा है तो उसमें जाहिर सी बात है आयरन भी ज्यादा होगी। आयरन ज्यादा है, तो इसीलिए मेल का जो शरीर होता है वो ठोस होता है, यानी कि मजबूत होता है, और फीमेल का शरीर थोड़ा सा नाजुक होता है, यानी कम मजबूत होता है। ये तो हो गई इतनी बात। अब हम आपको बताते हैं कि जो रक्त परिसंचरण होता है, रक्त परिसंचरण का मतलब होता है ब्लड का पूरी बॉडी में दौड़ना, ब्लड का पूरी बॉडी में परिवहन करना। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण को खोजा। इसके बाद हम बताएंगे ब्लड के कार्य क्या क्या होता है। तो सबसे पहले ब्लड का जो मेन कार्य होता है ताप का नियंत्रण करना। अब दूसरी चीज क्या है? ये पोषक तत्वों का परिवहन करता है। पोषक तत्वों का परिवहन ब्लड के माध्यम से ही होता है, ठीक है? अगर ये पोषक तत्वों का परिवहन कर रहा है, फिर क्या करेगा? गैसों का भी ये परिवहन करता है। अब देखिए, CO2 फेफड़े में एकत्रित है, परिवहन फेफड़ा नहीं करता है, श्वसन फेफड़ा करता है, और ऑक्सीजन को स्टोर करता है किसमें? एलुवेली में। अब एलुवेली से जो हीमोग्लोबिन होता है, वही तो रक्त जो CO2 है और O2 है उसका परिवहन हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी हीमोग्लोबिन रक्त में O2 और CO2 को लेकर के दौड़ता रहता है। तो फेफड़े से CO2 को ले जाएगा पूरे शरीर में, और वापस किसको लाएगा?
CO2 को। तो यानी कि ये गैसों का, ब्लड भी क्या करता है, गैसों का परिवहन करता है। फिर उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, तो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन यानी ये उत्सर्जन नहीं करता है, यानी ब्लड में पोषक तत्व भी परिवहित हो रहे हैं, बह रहे हैं, यानी निरंतर चल रहे हैं, और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी कि हानिकारक पदार्थ हैं वो भी उसमें जो है बहते रहते हैं। फिर किडनी देखता है, किडनी जो है रक्त को छान लेता है, रक्त में से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको छान लेता है यूरिया और यूरिन के रूप में। इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं रक्त की। तो रक्त होता कितने प्रकार का है, जब पूछो किसी बच्चे से तो वो कहता है रक्त 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो रक्त 3 प्रकार का नहीं होता है, वो ये बता देता है WBC, RBC, प्लेटलेट्स। नहीं, ये गलत है। रक्त कितने प्रकार का होता है, रक्त 2 प्रकार का होता है, प्लाज्मा, ठीक है, और रुधिराणु यानी कार्पेल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है वो 100 में से कितने % होता है, 100% का होता है 60%, और जो रुधिराणु हैं कार्पेल्स ये होते हैं 40%। ठीक है, और एक चीज है, ये कैसा होता है, ये लिक्विड होता है, ये ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, और ये कैसा होता है, ये ठोस होता है। ठीक है, ये ठोस पार्ट होता है। तो जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है, जो ठोस पार्ट होता है वो कार्पेल्स होता है यानी कि रुधिराणु होता है। प्लाज्मा जो है 60% होता है और रुधिराणु जो है वो 40% होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। इनका क्या कार्य होता है, एक तो प्लाज्मा का कलर वैसे भी पीला होता है, ठीक है, पर इन दोनों को अगर ब्लड से निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो हल्का पीले रंग का हो जाता है, यानी ये क्या करता है, ये प्लाज्मा को गाढ़ा करके रखते हैं। और इन दोनों प्रोटीन्स को अगर लिक्विड से निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा का जो कलर होता है वो हल्का पीला हो जाएगा। और जब किसी बीमारी की जांच की जाती है तो इन दोनों को ब्लड से यानी प्लाज्मा से अलग करके ही इसकी जांच की जाती है, तब पता लगाया जाता है कि कौन सी बीमारी है। ठीक है, इतना समझ में आया। प्लाज्मा, रुधिर 2 प्रकार का होता है, प्लाज्मा और कार्पेल्स। कार्पेल्स 40% होता है ब्लड का और 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में रहता है जबकि रुधिराणु क्या होता है, ठोस फॉर्म में रहता है, ठोस होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रुधिराणु की। तो रुधिराणु जो है 3 प्रकार के होते हैं। रुधिराणु कितने प्रकार का होता है, 3 भागों में डिवाइड होता है, एक RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC यानी रेड ब्लड कार्पेल्स, वाइट ब्लड कार्पेल्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं RBC की। तो RBC जो होता है उसका फुल फॉर्म तो बता दिया क्या होता है, रेड ब्लड कार्पेल्स, पर इसका जो साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइड। क्या होता है, साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइड, और फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कार्पेल्स। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, इसमें हीमोग्लोबिन होती है, इसी कारण RBC का कलर कैसा होता है, लाल होता है। अब अगर हम बात करें इनकी संख्या की तो सबसे पहले सबका जो है फुल फॉर्म देख लेते हैं। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पेल्स, और प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स हैं ही। अब इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइड, ल्यूकोसाइड और थ्रेम्बेसाइड। क्या क्या होता है, एंथ्रोसाइड, ल्यूकोसाइड और थ्रेम्बेसाइड। अगर हम बात करते हैं इनकी संख्या की तो जो RBC होता है उसकी संख्या होती है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख होती है। और ये जो है रुधिराणु अगर 100% है तो इसका जो है 95% से भी ज़्यादा भाग किसका होता है, RBC का होता है, यानी कि रेड ब्लड कार्पेल्स का होता है। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 50 लाख। अगर हम मिलियन की बात करें तो 5 मिलियन। ठीक है, कभी कभी मिलियन में पूछ देता है और कभी कभी जो है संख्या के आधार पर लाख में पूछता है। तो अगर 50 लाख है संख्या और मिलियन कितना है, 5 मिलियन। और ये रुधिराणु का कितने % भाग होता है,
95% से भी ज़्यादा, यानी 95 से भी ज़्यादा। और फिर WBC का देखते हैं, तो WBC की जो संख्या होती है वो 10,000 होती है। WBC की जो संख्या होती है क्या होती है? 10,000 होती है। कितनी? 10,000। और जो प्लेटलेट्स हैं इनकी संख्या 2 लाख होती है। ठीक है, कितनी होती है? 2 लाख। अब हम बात कर लेते हैं इनके जीवन काल की, यानी इनका जो जीवन काल है वो कितना होता है। तो जो WBC है उसका जीवन काल सबसे ज़्यादा होता है, 120 दिन होता है। और जो WBC है उसका 4 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन होता है। और इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो DNA और RNA भी नहीं पाया जाएगा। इसमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी इसमें फिर केंद्रक भी पाया जाएगा। और इसमें भी जो प्लेटलेट्स होती हैं इसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब हम इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन ये आता है कि रुधिराणु के किस पार्ट की जांच करने से हम DNA जांच कर सकते हैं, तो RBC से नहीं कर सकते, प्लेटलेट से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। किससे जांच द्वारा पता लगाया जाएगा? WBC से, यानी वाइट ब्लड कार्पेल से। अब देखते हैं RBC, WBC और प्लेटलेट्स को थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं WBC की। तो WBC का जो आकार होता है गोल होता है, और गोल में कैसा होगा? चपटा होगा। ठीक है, कैसा होगा? गोल में चपटा होगा, यानी कि जैसे अवतल लेंस नहीं होता है ऐसे, ऐसे होगा। गोल होगा पर कैसा होगा? चपटा होगा, बीच से चपटा होगा। फिर जो WBC होते हैं, जब ये ऊंचाई पर जाइए तो इसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसी कारण जो है श्वसन क्रिया में भी थोड़ी बहुत दिक्कत आने लगती है। ठीक है, ऊंचाई पर जाने पे इसका आकार कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी कि ऊंचाई पे जाना है और इसका आकार भी कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी ये आकार बढ़ता बढ़ता बढ़ जाएगा। फिर इसमें जो है लाइसोसोम नहीं होता है, केंद्रक भी नहीं होता है। तो आप DNA टेस्ट जो है लाइसोसोम और केंद्रक ना होने के कारण एरिथ्रोसाइट यानी RBC से पता नहीं लगा सकते, यानी DNA टेस्ट RBC से नहीं हो सकता है। फिर ये क्या होता है? रुधिराणु का कितना % भाग होता है? लगभग 95 से भी ज़्यादा % भाग होता है। अब देखिए ब्लड में क्या होता है? RBC में क्या बताया था हमने? RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का कलर कैसा होता है? रेड होता है। हीमोग्लोबिन, उससे पहले और भी बताया था कि अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो आयरन की मात्रा कैसी होगी? ज़्यादा होगी। तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? क्या पाया जाएगा? आयरन पाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगर ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग फैलता है? इनेमिया। अगर ये कहता है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग फैलता है? तो इनेमिया। आयरन की कमी से कौन सा रोग फैलेगा? तो एनीमिया। RBC की कमी से कौन सा रोग फैलेगा? एनीमिया। ब्लड की कमी है, क्योंकि ज़्यादा % भाग तो यही है। ब्लड की अगर कमी होती है तो कौन सा रोग फैलेगा? एनीमिया। यानी यह उपरोक्त सभी, इन सभी की कमी से क्या होता है? क्योंकि ये दोनों क्या है? कनेक्टेड है। ब्लड के अंदर RBC के अंदर HB यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या बनता है? आयरन बनता है। ठीक है, तो अब एनीमिया रोग को अल्पलाप्ता यानी रक्त की कमी होना कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कौन सा? ल्यूकोसाइट, यानी ल्यूकोसाइट का मतलब WBC वाइट ब्लड कार्पेल्स। ठीक है, तो इनका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है, कोई निश्चित आकृति नहीं है। किसकी? ल्यूकोसाइट की। इसमें केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। तो DNA टेस्ट हम ल्यूकोसाइट को लेकर के कर सकते हैं, एंथ्रोसाइट को लेकर के नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लाइसोसोम और केंद्रक नहीं होता है। लाइसोसोम नहीं होता है, इसीलिए जो है जो RBC है इसकी जो कब्र है, यानी इसको नष्ट कौन करता है? मरे हुए RBC को स्प्लीम करता है। और केंद्रक ना होने के कारण जो है इसमें इसका DNA टेस्ट नहीं किया जा सकता।
ठीक, ल्यूकोसाइट का आकार अनिश्चित होता है और केंद्रक इसमें उपस्थिति होता है, तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। इसका जो मेन कार्य होता है वो होता है रोगों से रक्षा। इसका मेन कार्य क्या होता है, रोगों से रक्षा। अब इसमें 5 प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनकी 5 प्रकार की सेल्स होती हैं जो रोगों से रक्षा करती हैं। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिमोफिल और बेसोफिल। ठीक है, ये होती है। इनमें से जो ये 3 हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये जो है 2, ये 3 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंटीबॉडी यानी रक्षा का काम 2 मेन है और ये जो तीनों हैं इनका कोई विशेष योगदान नहीं होता है। पर इन 5 को अगर हम संयुक्त रूप से कहेंगे तब वो बनेगा WBC यानी ल्यूकोसाइट बनेगा। तो शरीर में रक्षा की प्रणाली कैसे चलती है, सबसे पहले जैसे ही कोई रोगाणु यानी रोग हमारे शरीर में प्रवेश करता है, एंटीबॉडी का क्या करता है, देख लेता है। एंटीबॉडी देखने के बाद क्या करता है, लिम्फोसाइट को बताता है कि रोग क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। लिम्फोसाइट उस रोग को नष्ट कर देता है। लिम्फोसाइट का आकार टी के आकार का होता है, इसलिए इसे टी लिम्फोसाइट या टी सेल भी कहा जाता है। अब टी लिम्फोसाइट ने इसको नष्ट कर दिया, अब वो पड़ा हुआ है। फिर एंटीबॉडी क्या करता है, मोनोसाइट के पास जाता है। मोनोसाइट का क्या करता है, उस मरे हुए जीवाणु का यानी रोग का क्या करता है, भक्षण करता है यानी खाता है, इसीलिए इसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो एंटीबॉडी का काम रक्षा करना यानी देखना कि कौन सा रोगाणु शरीर में प्रवेश कर रहा है। टी लिम्फोसाइट उसको नष्ट करना, और ये टी सेल टी आकार के होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, टी सेल भी बोला जाता है। मोनोसाइट रोगाणुओं का भक्षण करता है, मतलब मरे हुए रोग का भक्षण करेगा, मरे हुए जीवाणुओं का भक्षण करता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, आकार में बड़ा हो जाता है। तो ल्यूकोसाइड में सबसे बड़ा क्या होता है, मोनोसाइड होता है। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट की। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट का जो आकार होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। वो अवतल की तरह था, ये कैसा होता है, उत्तल की तरह ऐसे होता है। ठीक है, इसका भी आकार कैसा है, गोल ही है पर ऐसा है। ठीक है, अब इसमें भी केंद्रक की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, यानी इसमें भी केंद्रक नहीं होता है, और जिसमें केंद्रक नहीं होगा उसमें डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता है। इसका जो मेन कार्य होता है वो क्या होता है, शक्ति प्रदान करना। क्या होता है, शक्ति प्रदान करना, ये हमारे शरीर को शक्ति देता है। अब बात करते हैं, जब डेंगू होता है उसमें प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं ना, इसकी जो मैक्सिमम जो क्लियर संख्या है वो कितनी है, 2 लाख है, और ये कभी कभी 40,000 30,000 तक भी आ जाता है जब किसी प्रकार का रोग हो जाता है। डेंगू में जो है प्लेटलेट्स ज़्यादा गिरती हैं, तो प्लेट्स को बढ़ाने के लिए गिलोय, एलोवेरा, फ्रूट और कहते हैं बकरी का दूध भी इसमें बहुत जल्दी जो है रिकवर करने में सहायता करता है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें कि आज की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे एग्जाम शिक्षा के साथ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड सी यू सून।